वेलकम बैक। दिस इज अंकिता। सो आज हम लोग क्रिया शारीर में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, रस। मैं बता देती हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया है। सो अभी तक मैंने दोष, धातु, मल, उपधातु का बेसिक आइडिया दे दिया है। उसका इलेबोरेट मैं आगे बताऊंगी। सो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, रस, देन कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड देन कुछ न्यू टर्म देखने वाले। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो रस, ठीक है, रस का आप सिंपली मीनिंग समझ सकते हो, टेस्ट। ठीक है, तो मैंने पहले मॉडर्न का लिखा है क्योंकि मॉडर्न से आपको इजीली होगा समझने में। सो मॉडर्न में वैसे 5 रस बताया गया, मतलब 5 टेस्ट: स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सोर, उमामी। उमामी को तक कंसिडर नहीं किया जाता बट फिर भी उसको रखा जाता है। ठीक है, बट आयुर्वेदा के हिसाब से 6 रस होते हैं। कौन कौन से हम लोग देखते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय। ठीक है, एंड इसका फिर मैंने कंपोजिशन लिखा है। तो कंपोजिशन मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स में जितना कुछ भी पाया जाता है सबका पंचभौतिक कंपोजिशन होता है, मतलब सब चीजें पंचभौतिक ही होती है। तो इसीलिए जो रस है वो भी पंचभौतिक है। सो पहला जो मधुर है उसका कंपोजिशन क्या होता है? पृथ्वी और आप। ठीक है, उसी तरह अम्ल का पृथ्वी तेज, लवण का आप तेज, तिक्त का वायु आकाश, उष्ण का वायु तेज एंड कषाय का वायु पृथ्वी। आपको है जो रस का जो कंपोजिशन वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप कंपोजिशन याद नहीं कर पाओगे तब तक आप दोष प्रकोप या फिर दोष क्षय में रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये रस है वो दोष प्रकोप भी करता है एंड मतलब दोष को बढ़ाता भी है, दोष को घटाता भी है। वो कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मधुर रस है वो कफ को बढ़ाता है, अम्ल रस पित्त और कफ को बढ़ाता है, और लवण रस पित्त और कफ को बढ़ाता है। उसी तरह तिक्त वात को बढ़ाता है, उष्ण कटु वात पित्त को बढ़ाता है, और कषाय वात को बढ़ाता है। तो ये मैं आपको जो बता रही हूँ कि दोष बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो दोष का भी पंचभौतिक कंपोजिशन होता है। ठीक है, एंड उसी तरह रस का भी पंचभौतिक कंपोजिशन होता है। तो हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि कौन से रस से कौन से दोष बढ़ रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कफ का पंचभौतिक कंपोजिशन मैंने आपको बताया था पृथ्वी और जल। ठीक है, एंड आप देख रहे हो यहाँ पे मधुर का भी कंपोजिशन क्या है? पृथ्वी और आप, मतलब जल। सो अगर कफ पहले से ही कोई पर्सन में ज्यादा बढ़ा हुआ है, कफ दोष, एंड वो मधुर रस ले रहा है, सो ऑफ कोर्स उसमें कफ दोष का प्रकोप होगा, मतलब कफ दोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो फिजिशियन उसे एडवाइस करते हैं कि आप आप मधुर रस लेना कम करो। सो आप इस तरह से आप बता सकते हो उसकी कंपोजिशन देख के कि कौन से रस से कौन सा दोष का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, अब मैंने लास्ट में 2 पॉइंट लिखा है, उसका मतलब क्या है कि मैंने 1 2 3 मतलब मधुर, अम्ल, लवण वो वात को कम करता है। ठीक है, और लास्ट का जो 3 है 4 5 6 तिक्त, उष्ण, कषाय वो कफ को कम करता है। तो कम कैसे करेगा? आप इसके पंचभौतिक कंपोजिशन से आप लगा लेना है, फिर कमेंट करके बताना कि आपको ये कंपोजिशन समझ में आया कि नहीं, रस का और दोष का रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं अपन कुछ बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो दोष, धातु, मल है उसको रूट ऑफ प्लांट से कंपेयर किया गया। इसको रूट से क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि प्लांट का स्टार्टिंग लाइफ रूट होता है, उसी तरह दोष, धातु, मल ह्यूमन बॉडी का स्टार्टिंग लाइफ होता है। ठीक है, अब है ऑर्गेनोजेनेसिस टेक प्लेस ड्यू टू दिस। ठीक है, जो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब जो भी ऑर्गेन हमारे अंदर जो बनती है वो सब दोष, धातु, मल से बनती है। ठीक है, इससे प्रूफ होता क्या है, जितना भी एंटिटीज है दोष, धातु, मल वो स्टार्टिंग से हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दोष, धातु, मल इज द स्टार्टिंग लाइफ ऑफ ह्यूमन बॉडी। इससे यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है क्या, शुश्रु शारीर स्थान का रेफरेंस है कि जो इसमें बता रहा क्या है, किडनी का ऑर्गेन है। ठीक है, सो वो रक्त और मेद का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फिर टेस्टिस जो होता है मांस, रक्त, कफ और मेद का पार्ट होता है, मतलब उससे वो कंपोज होता है, बना हुआ रहता है। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो रक्त और कफ का पार्ट होता है, मतलब उससे कंपोज होता है। तो हम ये सब जो ऑर्गेन है वो बनता कब है? जब अपन जायगोट में रहते हैं, मतलब जायगोटिक लाइफ में ये सब बनता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस वो हो किससे रहा है? दोष, धातु, मल से। इसीलिए दोष, धातु, मल हमारे बॉडी का स्टार्टिंग लाइफ होता है। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ दोष आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरिजिन ऑफ बॉडी, मतलब कैसे जो दोष होता है हमारे बॉडी के ऑरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला,
मैंने आपको बताया था कि जो दोष जाइगोटिक लाइफ में बनता है, ठीक है। दूसरा, यही रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, अभी हमने देखा ऑर्गेनोजेनेसिस होते हुए, सो वो सब भी दोष की मदद से ही हो रहा है। तीसरा, कीप कंट्रोल ऑन डिफ्रेंसिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल धातु। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि दोष ही धातु का मेटाबॉलिज्म या फिर जितना भी कंट्रोल डिफ्रेंसिएशन सब दोष ही कंट्रोल करता है। सो इसीलिए वो कंट्रोल करता है धातु के फॉर्मेशन एंड उसके डिफ्रेंशिएशन होने में, ठीक है। एंड चौथा क्या है, ऑफ कोर्स ऑरिजिनेट ह्यूमन बॉडी। दोष ह्यूमन बॉडी को ऑरिजिनेट करता है, मतलब वो उसके पूरे स्ट्रक्चर को, उसके सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, दोष कंट्रोल करता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी स्टडी पंचभौतिक कंपोजिशन, मतलब हम लोगों को क्यों पंचभौतिक कंपोजिशन पढ़ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी जितने लेक्चर देखे मैंने सब में आपको पंचभौतिक कंपोजिशन बताया, चाहे वो दोष हो, धातु हो, मल हो, रस हो, मैंने बताया आपको। तो ये क्यों बताया, इसका कोई रीजन तो होगा ना प्रॉपर। तो रीजन क्या है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। वात का मैंने आपको बताया कंपोजिशन वायु और आकाश। तो सपोज हमारे बॉडी में वात दोष कम हो गया, ठीक है। सो उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सो हम लोग जानते हैं कि वात का कंपोजिशन वायु और आकाश होता है, ठीक है। सो हमें वैसा मटेरियल या फिर वैसा फूड खाना पड़ेगा जिसमें वायु और आकाश की मात्रा ज्यादा हो। सो वात को बढ़ाने के लिए हमें कटु रस, तिक्त रस, कसाय रस के फूड आइटम्स लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि कटु रस में वायु आता है, मतलब उसका कंपोजिशन वायु होता है। वैसे उसका कंपोजिशन पंचभौतिक मतलब पांचों होती है, बट इसमें वायु का अमाउंट एंड तेज का अमाउंट ज्यादा होता है। इसी वजह से हमें वात को, दोष को बढ़ाने के लिए ये सब रस लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने देखा अभी। एक और मैंने एग्जाम्पल का लिया है बर्निंग मिक्सचुरेशन, मतलब यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन फील होना, ठीक है। तो इसका क्या है, जैसे यूरिन होता है या फिर मूत्र इसको हम बोलते हैं, इसका जो पंचभौतिक कंपोजिशन होता है जल और तेज, ठीक है। तो इसके इनएप्रोप्रिएट अमाउंट से बर्निंग मिक्सचुरेशन का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो फिजिशियन प्रीफर क्या करते हैं कि आप पानी ज्यादा पियो, ठीक है। पानी, क्योंकि बर्निंग मिक्सचुरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें तेज का ज्यादा हो गया, मतलब तेज ज्यादा हो गया। तो हमें तेज को कम करने के लिए हमें जो फिजिशियन है वो बोलते हैं कि आप पानी ज्यादा पियो, जिससे कि जल का अमाउंट बढ़ जाएगा एंड जल तेज वापस से प्रोपोर्शन में आ जाएगा, जिसकी वजह से बर्निंग मिक्सचुरेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि पंचभौतिक कंपोजिशन से एक जो फिजिशियन होता है वो आसानी से कोई भी मेडिसिन कोई भी पेशेंट को दे सकता है, मतलब उसको बहुत इजी होता है समझने में। क्योंकि अगर पंचभौतिक कंपोजिशन नहीं होता तो हम लोग आसानी से नहीं बता सकते कि क्या चीज खाने से हमारे अंदर उसकी कमी हो रही है या फिर बढ़ रही है। इसलिए पंचभौतिक कंपोजिशन का जानना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे कुछ न्यू टर्म्स, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, व्याख्या, सिनोनियम। सो पहले मैंने दो वर्ड लिखा है, व्युत्पत्ति और निरुक्ति। ये दोनों बहुत सिमिलर लगते हैं, बट इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। वो क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो दोनों वर्ड है वो बेसिकली होता है कि ये वर्ड डिराइव्ड कैसे हुआ है, ठीक है। सो व्युत्पत्ति का मतलब होता है क्या, एटिमोलॉजिकल स्टडी, मतलब वैसा वर्ड हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ड कोई हिस्ट्री से रिलेटेड आया, ठीक है। सो वो जो वर्ड जहां से आया है उसका फुल एक्सप्लेनेशन व्युत्पत्ति में आता है, मतलब स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड, उस वर्ड का ऑरिजिन हुआ उसके बारे में पूरा स्टडी व्युत्पत्ति में आता है, ठीक है। अब है निरुक्ति। निरुक्ति मतलब वो मैंने बताया, व्युत्पत्ति का मतलब वो वर्ड का ऑरिजिन, निरुक्ति मतलब वो वर्ड का एक्सप्लेनेशन, मतलब वो वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको बोलेंगे निरुक्ति। ये जो दोनों वर्ड है ये हमें ये बताता है कि वो वर्ड इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। एंड उसके साथ साथ वो उस वर्ड का मीनिंग समझने में एज वेल एज वो वर्ड का क्या फंक्शन होता है उसको समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इतना याद रख सकते हो, व्युत्पत्ति का मतलब स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड एंड निरुक्ति का मतलब उस वर्ड का डिफिनेशन। वैसे दोनों वर्ड का मतलब आपको सेम ही लग रहा होगा, बट आप इतना याद रखना, एक का ऑरिजिन से रिलेशन है और एक का उस वर्ड का डेफिनेशन से रिलेशन है, ठीक है। अब आता है तीसरा व्याख्या। व्याख्या का मतलब एक मान सकते हैं हम लोग कंपेयर करके, सिमिलर टू डेफिनेशन। कोई भी कॉन्सेप्ट का कंप्लीट डेफिनेशन को हम लोग व्याख्या बोलते हैं, ठीक है। अब चौथा आता है सिनोनियम। सिनोनियम्स को हम लोग पर्याय या फिर पर्यायवाची बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है वात। वात का सिनोनियम्स होता है वायु और पवन। हम लोग ये आगे देखेंगे सिनोनियम के बारे में, बट अभी आप थोड़ा सा देख लो कि इसका मतलब होता क्या। तो एक रूट वर्ब से ज्यादा अगर कोई सिमिलर एक्शन करे, मतलब कोई एक ये बात है, ठीक है, इसका कोई रूट वर्ब है एंड वायु का भी कोई रूट वर्ब है, ठीक है। तो वो दोनों जो रूट वर्ब है वो दोनों कोई सिमिलर एक्शन करता है,
वो देन ये दोनों को हम लोग सिनोनियम्स बोलेंगे। इसका मतलब कोई एक एंटिटी का एक से ज्यादा वर्ड हो एंड उसके एक्शन सिमिलर हो तो उसको हम लोग सिनोनियम बोलेंगे या फिर पर्याय बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिगुण के बारे में, त्रिदोष के बारे में, उन दोनों का रिलेशन क्या है, एंड देन लोक सामान्य पुरुष सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।